सो हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ। अच्छा, बहुत बढ़िया। यस। तो आज की क्लास स्टार्ट्स करने से पहले सबसे पहले तो आपको मैं वेलकम करता हूँ हेलोज एडुकोर के इस प्लेटफॉर्म पे, जो लगातार आपको बेहतर से बेहतर वीडियोस, बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस आपको किसी न किसी फॉर्म में दिए जा रहा है। जैसे कि अगर मैं खुद यहाँ पे एक केमिस्ट्री एडुकेटर हूँ, माई सेल्फ अभिषेक श्रीवास्तव, आप जानते होंगे शायद, और बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन फिर भी बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स में भी आपको अच्छे से अच्छे वीडियोस आपको लगातार प्रोवाइड किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये जो यूट्यूब लेक्चर्स होते हैं, इसका पर्पस आप जरूर समझते होंगे कि इस यूट्यूब लेक्चर्स के थ्रू जो यूट्यूब पे अपलोड्स वीडियोस होते हैं, इनका एक ही मकसद होता है कि जो बच्चे किसी भी तरीके से बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जा पाते, वहाँ पे जाके पढ़ाई नहीं कर सकते फिज़िकली, तो वैसे कंडीशन में ये एक प्लेटफॉर्म है जो उन बच्चों को बेहतर से बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड किया सकता है इस यूट्यूब के माध्यम से। तो यही सोच करके ये सारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराई जाती है, और यही हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन का भी मुख्य उद्देश्य है। और ये लगातार अनइंटरप्टेड सारी वीडियोस, सारी क्लासेस जो आपको हैं टाइम टू टाइम प्रोवाइड करा देते हैं, वो चाहे वो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में हो, चाहे वो लाइव फॉर्म में हो, ये आपको वीडियोस लगातार प्रोवाइड कराई जा रही है। यही सोच करके जो आज का जो टॉपिक है, मैं अभी तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील कर रहा था, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप पूरी के पूरी चैप्टर देख चुके हैं। अब आज की जो बात हो रही है वो केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड है। केमिकल काइनेटिक्स क्या है भाई? केमिकल काइनेटिक्स ये आप कह सकते हो कि 12th का बहुत ही प्यारा चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स। इस केमिकल काइनेटिक्स में करना क्या होता है यार? क्या आप पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर? किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर? थर्मो का नाम सुना होगा आपने, थर्मोडायनेमिक्स का नाम सुना होगा आपने। इस थर्मोडायनेमिक्स में क्या करते हैं, और थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर किस चीज़ की बात होती है, और केमिकल काइनेटिक्स के अंदर किस चीज़ की बात होती है? थर्मोडायनेमिक्स का मतलब ये केवल आप केवल कह सकते हैं ये कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हुआ करते हैं। जैसे कि मैं आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करूं, जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रोसेस हुआ करता है। सिमिलरली आइसोकोरिक की बात होती है, जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं, आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, और एडियाबैटिक में देयर शुड नॉट बी एनी डिसिपेशन ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो ये जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं, कहीं ना कहीं इससे किस तरीके से ये प्रोसेस हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं होता। क्या ये प्रोसेस फास्ट हो रहा है, क्या ये प्रोसेस स्लो हो रहा है, इससे बस केमिकल एनर्जेटिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री की जहाँ तक बात करी जाए तो केमिकल एनर्जेटिक्स केवल और केवल, थर्मोकेमिस्ट्री जो है केमिकल एनर्जेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है, और ये केवल एनर्जी से रिलेटेड बात करता है। क्या रिएक्शन का नेचर एक्सोथर्मिक है, क्या रिएक्शन का नेचर एंडोथर्मिक है, इन सब सारी चीज़ों की बात करते हैं। लेकिन काइनेटिक्स क्या है? काइनेटिक्स का मतलब ये है कि कोई भी रिएक्शन, अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो किस स्पीड से हो रहा है, उसका स्पीड क्या है, उसकी रफ्तार क्या है, क्या वो रिएक्शन काफ़ी फास्ट हो रहा है या काफ़ी स्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे यहाँ जो है वी हैव 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, 3 तरह के रिएक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहली बात होगी वेरी फास्ट रिएक्शंस, जो बहुत ही फास्ट होने वाले रिएक्शंस हैं। तो बहुत फास्ट होने वाले रिएक्शंस क्या क्या है? तो जितने भी टाइप के प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आप देखते हो, प्रेसिपिटेशन का मतलब जैसे आपने 2 रिएक्टेंट को एक दूसरे के साथ मिलाया और द रिएक्शंस हैपेंस, ये रिएक्शन जो है हो चुका और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो चुका। ठीक है, तो इट हार्डली टेक्स 10⁻14 सेकेंड टू 10⁻16 सेकेंड। ये इस रिएक्शन को होने में बहुत ही कम टाइम लगता है, बहुत ही कम टाइम लगता है। तो इस तरह के रिएक्शंस को आप वेरी फास्ट रिएक्शन कहेंगे, जैसे कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हो गए, और जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन हो गया। न्यूट्रलाइजेशन में भी अगर एसिड और बेस को आप मिलाते हो तो रिएक्शन काफ़ी फास्ट होता है। क्या ऐसे केस में जो कि रिएक्शंस काफ़ी फास्ट हो रहे हैं, बहुत ही कम टाइम में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जा रहा है, क्या इसका रेट
फाइंड आउट करना पॉसिबल हो पाएगा? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो अगर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, चाहे वो न्यूट्रलाइजेशन हो चाहे प्रेसिपिटेशन हो, तो ऐसे केस में आप कहोगे कि इट्स रेट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसका रेट हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। ओके, दैट्स इट। तो ये रेट की बात हो गई। अब जो अगली बात मैं कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ वेरी स्लो रिएक्शंस की। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब आप सालों लग जाते हैं आयरन को रस्ट होने में, ठीक है। अगर कोल माइंस में आग लग गई तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि कोल माइंस में जो बर्निंग प्रोसेस या कंबशन का जो प्रोसेस हो रहा है उसमें भी सालों लग रहे हैं, ठीक है। और ऐसे कंडीशन में जो टाइम इंटरवल है वो काफ़ी लंबा है, बहुत ही लंबा है। तो क्या इस तरह के रिएक्शंस के रेट को आप फाइंड आउट करना चाहोगे? नो, बिकॉज द रिएक्शन इज़ वेरी वेरी स्लो। तो ऐसे कंडीशन में भी हम रिएक्शन को फाइंड आउट नहीं करते। तो फिर रिएक्शन को फाइंड आउट किस तरह के रिएक्शंस के लिए करते हैं? तो रिएक्शन को फाइंड आउट करते हैं मॉडरेट रिएक्शंस। मॉडरेट रिएक्शंस का मतलब जो ना बहुत ज़्यादा फास्ट हो ना बहुत ज़्यादा स्लो हो। इसके लिए जो टाइम इंटरवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, बहुत लंबा टाइम इंटरवल्स नहीं चाहिए। तो जो केमिकल काइनेटिक्स है, दिस इज द स्टडी ऑफ मॉडरेट रिएक्शन। ये स्टडी ऑफ द स्पीड ऑफ द रिएक्शंस। किस तरह के रिएक्शंस की स्टडी है? तो मॉडरेट रिएक्शंस की स्टडी है। मॉडरेट मतलब आपको मैंने बता दिया, बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं होना चाहिए। तो लेट अस सी कुछ मॉडरेट रिएक्शंस का मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ और देखता हूँ कि ये पहले आप फाइंड आउट करो कि ये कौन सा रिएक्शन है, क्या ये बहुत स्लो है या बहुत फास्ट है। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन देख लेता हूँ। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन में यहाँ पे हमारे पास है 2H2 प्लस O2 डेट गिव्स 2H2O, ठीक है। और यहाँ पे इसे हम रूम टेम्परेचर में कराना चाह रहे हैं, रूम टेम्परेचर में कराना चाह रहे हैं। यू हैव टू फाइंड इट आउट, आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा बहुत स्लो है, कौन सा बहुत फास्ट है। एंड द अनदर वन इज कार्बन प्लस O2 डेट गिव्स CO2. दिस इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। देन डिकम्पोजिशन अगर मैं देखूं 2N2O5 डेट गिव्स 2N2O4 प्लस O2 2H2O2 डेट गिव्स 2H2O प्लस O2। मैं सारे टाइप हर तरह के रिएक्शंस को यहाँ पे लिख रहा हूँ। यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज दिस। दिस इज NO प्लस Cl2 डेट गिव्स NOCl2, ठीक है। एंड अनदर वन, अगर मैं इसकी बात करूं NOCl2 के साथ अगर मैं बात करूं CO प्लस 2H2 और इसको भी मैं रूम टेम्परेचर पे ही करा रहा हूं। दिस इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस एट रूम टेम्परेचर गिविंग मिथाइल अल्कोहल। देन अनदर एग्जांपल BaCl2 प्लस H2SO4 that gives BaSO4 plus 2HCl precipitate formation here। तो जैसे प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन की बात हो रही है, आपको स्ट्राइक कर रहा होगा कि किस तरह का रिएक्शन ये होना चाहिए। देन वी हैव HCl प्लस NaOH that gives NaCl प्लस H2O। तो ये रिएक्शंस आपके पास हैं और इसमें हमें देखना है कि किस तरह के रिएक्शन की हम बात करेंगे, ठीक है। अगर हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर की बात की जाए, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, दिस इज योर ईस्टर, वी हैव टेकन ईस्टर हियर, और ये आप इसको हाइड्रोलाइज कर रहे हो, ठीक है, NaOH के प्रेजेंस में, प्लस NaOH कर सकते हैं यहाँ पे NaOH that gives CS3 COO Na and plus C2H5OH। दिस इज योर हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ये ईस्टर की हाइड्रोलिसिस है। तो जो भी रिएक्शन आप बोर्ड पे देख रहे हो, क्या किस तरह के रिएक्शंस के लिए हम बात करेंगे, कौन सा मॉडरेट रिएक्शन है, कौन सा बहुत स्लो है, कौन सा बहुत फास्ट है। तो दिस इज द स्लो वन, ये स्लो रिएक्शन है। दिस इज ऑल्सो स्लो रिएक्शन। दिस इज योर मॉडरेट रिएक्शन, ये मॉडरेट है।
इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन की बात यहां पे आप कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो मॉडरेट वन, ये भी मॉडरेट रिएक्शन है। दिस इज ऑल्सो मॉडरेट, while this is slow reaction, this is slow reaction, this is very fast reaction, और ये जो आप देख रहे हो ये भी बहुत फास्ट रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है, ये भी वेरी फास्ट रिएक्शन है। एंड फाइनली वी हैव एस्टरिफिकेशन ऑफ ये एस्टरिफिकेशन है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर है, तो दिस इज मॉडरेट रिएक्शन, दिस इज मॉडरेट रिएक्शन। तो ऐसे में आप खुद सोच सकते हो कि किस तरह के रिएक्शन के लिए हम रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेट कैन बी फाइंड आउट फॉर मॉडरेट वन, केवल मॉडरेट के लिए हम रेट को फाइंड आउट करेंगे, दैट्स इट। तो रेट को फाइंड आउट करना है केवल और केवल मॉडरेट रिएक्शन के लिए, बहुत ही सिंपल तरीके से, यार सारे बच्चे जानते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मॉडरेट रिएक्शन इज क्लियर। मॉडरेट रिएक्शंस के लिए ही आपके केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी की जाती है, केमिकल काइनेटिक्स। चलिए यार, मैं एक यहां पे दे रहा हूं A that gives B, ठीक। अब इसके लिए हमारे पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है। तो व्हाट इज दिस एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो अगर रेट दिया जाए रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन में पहले हम देखते हैं कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ ए में कितना चेंज आ रहा है बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, यहां पे माइनस आप दोगे। माइनस क्यों दोगे? माइनस इसलिए दोगे क्योंकि पैशन ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम आपका इलैप्स होता जाएगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन ऑफ ए में कमी आएगी, क्योंकि रिएक्टेंट है, और वैसे वैसे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो दिस इज योर माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, ठीक है। और इससे आप प्रोडक्ट के कंडीशन में अगर लिखना चाहेंगे रेट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना चाहेंगे, तो इसे लिख सकते हैं प्लस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, ठीक है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन टाइम टेकन एंड चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम टेकन। यहाँ पे माइनस और प्लस क्यों ले रखा है, इसके पीछे रीजन बहुत क्लियर है, क्योंकि जब हम अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें, कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ प्लॉट करें, कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ प्लॉट करें, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। दिस इज फॉर रिएक्टेंट। ये किसके लिए ग्राफ है? ये रिएक्टेंट के लिए ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, यहां पे अगर कंसंट्रेशन देखा जाए और यहां पे कंसंट्रेशन देखा जाए तो क्या लग रहा है? दिस इज योर टाइम t1, दिस इज टाइम t2, दिस इज c2 एंड दिस इज c1। तो ये कंसंट्रेशन जो है धीरे धीरे कंसंट्रेशन घटता जा रहा है। यहाँ पे अगर हम चेंज इन कंसंट्रेशन की बात करें तो c2 माइनस c1, इसकी वैल्यू निगेटिव होगी। दिस इज चेंज इन कंसंट्रेशन और टाइम टेकन, यहाँ पे अगर करोगे, ये रिएक्टेंट है, तो डेल्टा C अपॉन डेल्टा T जो होगा ये निगेटिव आएगा। दैट इज C2 माइनस C1 बाई T2 माइनस T1, दैट इज नेगेटिव। दैट इज C2 माइनस C1 बाई T2 माइनस T1, दिस इज निगेटिव। तो इसे हम कहेंगे कि दिस इज फॉर रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट के लिए होगा। अगर ये प्रोडक्ट के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया जाए, कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ, दिस इज कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। दिस विल बी लाइक दिस, ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। बिकॉज प्रोडक्ट को हम यहाँ पे ओरिजिन से यहाँ से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? यहाँ से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि शुरुआत में जब आपने इस रिएक्शन को स्टार्ट किया था तो प्रोडक्ट वाज नॉट एट ऑल देयर। तो यहाँ पे आप कर सकते हो, ये दो पॉइंट आपने ले लिया, यहाँ पे आप कर सकते हो दिस इज C2 एंड दिस इज योर C1। इस समय ये है T1 एंड दिस इज योर T2। अब बताओ यार, यहाँ पे अगर हम एवरेज रेट निकालना चाहते हैं तो दिस इज फॉर प्रोडक्ट, ओके। ये प्रोडक्ट के लिए है, ये प्रोडक्ट के लिए है, और इसका अगर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहें तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? दिस इज
C2 minus C1 by T2 minus T1, and this is positive, that is delta C by delta T is here positive. ये पॉजिटिव आने जा रहा है. ओके, तो ये हो गया प्रोडक्ट के लिए ग्राफ, और ऊपर वाला जो है कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ फॉर रिएक्टेंट. तो ऐसे कंडीशन में ये एवरेज जो है, दिस इज फॉर फाइनाइट टाइम इंटरवल, मतलब जहां पे टाइम इंटरवल क्या हो, लंबा हो. टाइम इंटरवल अगर लंबा होता है तो ऐसे केस में आप एवरेज निकाल सकते हो. दिस इज लॉन्ग टाइम इंटरवल में अगर कंसंट्रेशन का चेंज आप देख रहे हो तो वो एवरेज वैल्यू कहलाता है. और यही इंस्टेंटेनियस में क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज योर माइनस dA by dt एंड प्लस dB by dt. इंस्टेंटेनियस का मतलब ये हो गया when टाइम इंटरवल इज वेरी वेरी स्मॉल, दैट इज इंस्टेंटेनियस. इसका नाम है इंस्टेंटेनियस, इसलिए नाम दे दिया गया है बिकॉज द टाइम इंटरवल इज वेरी वेरी स्मॉल. when टाइम इंटरवल या कह सकते हैं कि when time is very very small, time is very very small, मतलब आप चेंज इन कंसंट्रेशन निकाल रहे हो, चेंज इन कंसंट्रेशन निकाल रहे हो के लिए बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए निकाल रहे हो. तो वैसे केस में when डेल्टा टेंड्स टू जीरो कह सकते हैं, when डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, एंड when डेल्टा टी इज फाइनाइट वैल्यू. अगर फाइनाइट वैल्यू है, इसका डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो वैसे केस में आप एवरेज निकाल सकते हैं. और अगर यही डेल्टा टी की वैल्यू टेंड्स टू जीरो हो, दैट टेंड्स टू जीरो हो, लगभग जीरो के बराबर हो, इसका मतलब स्मॉल टाइम इंटरवल्स, बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए अगर आप रेट निकालते हैं तो एवरेज रेट ना कह के उसे इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं, जो कि आप माइनस डी ए बाई डी टी लिखोगे रिएक्टेंट के लिए एंड प्लस डी बी बाई डी टी लिखोगे प्रोडक्ट के लिए. तो क्या यहाँ पे कहा जा सकता है कि इंस्टेंटेनियस when delta t tends to zero, then average rate of reaction becomes instantaneous. वैसे केस में जो एवरेज रेट है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये हो गया भाई, ये कहलाएगा कि एवरेज रेट क्या है और इंस्टेंटेनियस रेट क्या है. सो एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट इज नोन टू यू. ओके, नाउ अब जरा यहां पे देखते हैं कि इसका एक्सप्रेशन कैसे देते हैं. लॉ ऑफ मास एक्शन से इसका एक्सप्रेशन कैसे देते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ रेट क्या है. लेट अस सी द एक्सप्रेशन ऑफ रेट. रेट का एक्सप्रेशन कैसे देना होता है. चलिए, तो अब बात हो रही है यहां पे एक्सप्रेशन ऑफ रेट की. एक्सप्रेशन ऑफ रेट, लेट अस सी हियर, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाह रहा हूं यहां पे कि एक्सप्रेशन ऑफ रेट कैसे देंगे. ये मैंने यहां पे ले लिया ए प्लस बी एंड बी, दैट गिव्स सी एंड डी. ओके, दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द रिएक्टेंट. इसका हमें एक्सप्रेशन देना है. तो एक्सप्रेशन देने के लिए क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन. आप रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्टेंट किसी भी प्रोडक्ट के टर्म में लिख सकते हो. कोई भी रिएक्टेंट कोई भी प्रोडक्ट के टर्म में इसे लिखा जा सकता है. कैसे लिखने का क्या तरीका होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, देखिए ये रिएक्टेंट है एंड दिस इज योर प्रोडक्ट. ओके, तो आप रेट ऑफ रिएक्शन जो लिखोगे रिएक्टेंट के टर्म में कैसे लिखोगे, वो मैं यहां पे लिख रहा हूं. रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस 1 बाई ए एंड दिस इज योर डी ए बाई डी टी. जो कोफिशिएंट है उसको आप यहां पे क्या ले जा रहे हो, रेसिप्रोकल में ले जा रहे हो. ठीक है, माइनस साइन क्यों लगा रहे हो, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विद द टाइम.
टाइम से ये धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। यही अगर आप दूसरे रिएक्टेंट के टर्म में लिखना चाहोगे तो दिस इज 1/b एंड दिस इज योर dB/dt। ओके, मैं बताऊंगा कि इसको लिखा क्या जाता है। प्रोडक्ट के टर्म में अगर इसको लिखना चाहोगे तो प्लस 1/c dC/dt, और दूसरे प्रोडक्ट मतलब d के टर्म में अगर लिखना हो तो 1/d एंड दिस इज dD/dt। और ये सारा का सारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। इंस्टेंटेनियस का मतलब यहाँ डेल्टा t टेंड्स टू 0। तो रेट ऑफ रिएक्शन को अगर इसके टर्म में लिखना हो तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू लिखा जा सकता है क्या, दिस विल बी डिसअपीयरेंस 1/a आप रहने दो, ठीक है, इनटू लिखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। डिसअपीयरेंस में आप निगेटिव साइन इंक्लूड करोगे क्योंकि डिसअपीयर हो रहा है टाइम के साथ, धीरे धीरे जो ए है वो डिसअपीयर हो रहा है, तो ये डिसअपीयर हुआ। इसके लिए लिखा जा सकता है 1/b इंटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ b, और इसके टर्म में लिखना हो तो 1/c इंटू रेट ऑफ appearance of c, एंड फॉर दिस इसको अगर लिखना हो तो क्या लिखोगे बेटा, 1/d इंटू रेट ऑफ appearance of d, ठीक है। तो इस तरीके से हर रिएक्टेंट और हर प्रोडक्ट के टर्म में इसको लिखा जा सकता है, रेट को फाइंड आउट किया जा सकता है। सपोज कि अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, यहाँ पे अगर क्वेश्चन दे रखा हो कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी जो है वो x है, तो व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो भाई ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मतलब -dB/dt का वैल्यू गिवन है, रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जा रहा है, तो उसका जो कोफिशिएंट है उससे उसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस पर जब क्वेश्चन दूंगा तो ये ज़्यादा से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं भाई, इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सी, देखिए भाई क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे। क्वेश्चन ये दे रखा है कि आपके पास ये है N2O5 डिकम्पोज होकर के 2NO2 प्लस O2, हाफ O2 दे रहा है, दिस इज हाफ O2, ओके। और ये जो इफ ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम इंटरवल द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इन सर्टेन टाइम इंटरवल रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 का रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कितना दे रखा है, दिस इज 1.8 इंटू 10 टू पावर -3, 1.8 इंटू 10 टू पावर -3 मोल पर लीटर पर मिनट दे रखा है, ओके। एंड व्हाट विल द रेट ऑफ द फॉर्मेशन, हमें चाहिए प्लस d NO2/dt की वैल्यू क्या होगी, ये आप समझ रहे होंगे, और साथ ही साथ प्लस d O2/dt की वैल्यू क्या होगी, दिस इज द क्वेश्चन हियर, ओके। ये हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है और इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप रेट लिखो, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज गिवन, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज गिवन, और कुछ भी नहीं दे रखा है साथ में, इसके साथ कुछ भी नहीं है, बस दिस मच इज द इंफॉर्मेशन हियर एंड वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2, दिस इज द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे कर सकते हो आप कि सबसे पहले इसका आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखो बेटा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिख सकते हो आप, माइनस dN2O5/dt इज इक्वल टू 1/2 dNO2/dt इज इक्वल टू 1/2 है तो ये हो जाएगा 1/2 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा एंड dO2/dt। ये हमने रेट को ऐसे लिख दिया, लिखा जा सकता है,
ओके मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे जो रिलेशन दे रखा है वो माइनस dN2O5/dt इज इक्वल टू 1/2 dNO2/dt दे रखा है एंड वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू, रेट ऑफ अपीयरेंस चाहिए NO2। तो यहाँ लिखा जा सकता है ना dNO2/dt इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। और ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मतलब ये असल में जो दे रखा है ये माइनस dN2O5/dt की वैल्यू गिवन है, ये गिवन है और ये गिवन है। तो 2 इंटू यहाँ कर सकते हो 1.8 इंटू 10⁻³ और ये वैल्यू हो जाएगी 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर per minute. This is the rate of appearance of NO2. Okay. What about dNO2/dt? dO2/dt क्या होगा? ये रिलेशन आप इसके साथ रिलेट करो, इन दोनों को रिलेट करो एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, माइनस dN2O5/dt इज इक्वल टू 2 dO2/dt एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, dO2/dt हमें अगर निकालना है तो ऐसा करना होगा -1/2 ये माइनस रहने दो यार, 1/2 कर दो, ठीक है। 1/2 इंटू rate of disappearance या rate of decomposition of N2O5. This value is given here 1.8 into 10⁻³ and this value is going to be, इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 0.9 into 10⁻³ मोल per liter and this is per minute. I think getting my point, ये हो गया आपके रेट ऑफ रिएक्शंस को निकालने के लिए, इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड हेंस dN2O5 इज टेकन पॉजिटिव हियर, ठीक है। तो भाई माइनस N2O5 माइनस डेल्टा N2O5/ΔT ये जो है ऑलवेज पॉजिटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि रेट को ऑलवेज क्या लेते हैं, पॉजिटिव ही लेते हैं, इसलिए ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर रेट, ये रेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, एक्सप्रेशन ऑफ रेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। लॉट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, तो पहले उसकी बात कर लेते हैं, फर्दर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, लेट्स सी। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। इस पे दूसरा क्वेश्चन मैं कहूँ, वैसे क्वेश्चंस को ही मैं कोशिश करूँगा कि जो थोड़ा बनाने में जिसको थोड़ी तकलीफ हो। चलो देखते हैं। क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक रिएक्शन दे रखा है Cl2 प्लस 2i माइनस दैट गिव्स I2 प्लस 2Cl माइनस। Okay, the initial concentration of I minus, तो initial concentration जो है, initial concentration of I minus was, इसका जो initial concentration है, that is your 0.25 mole per liter, and the concentration after time t, and concentration after 10 मिनट, 10 मिनट के बाद जो कंसंट्रेशन हो जाता है वो कितना हो जाता है, 0.23 मोल पर लीटर। ओके, कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ what, disappearance of I minus and appearance of I2 and appearance of I2. This is the question. Think over this question. I'm just giving you time. ये question कैसे solve किया जाए।
तो क्वेश्चन पे आप ध्यान से देखो, ये रिएक्शन आपके पास दे रखा है और इसके लिए जो इनिशियल कंसंट्रेशन जो I माइनस है वो 0.25 है और कुछ टाइम के बाद ये जो है 10 मिनट के बाद इसका कंसंट्रेशन 0.23 मोल पर लीटर हो जाता है। ओके, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ I माइनस चाहिए और अपीयरेंस ऑफ I2 चाहिए। क्या किया जा सकता है यहाँ पे, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करें इसे। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप बताओ कि यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो इसके लिए जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ I माइनस जो आपको निकालना होगा वो माइनस डेल्टा I माइनस बाई डेल्टा टी से निकालना होगा। हमें जो निकालना है ये चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो आफ्टर कंसंट्रेशन आफ्टर 10 मिनट इज दिस मच। चलो देखते हैं भाई, यहाँ पे डेल्टा I माइनस बाई डेल्टा टी निकालना है, ठीक है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मतलब मुझे डिसअपीयरेंस का रेट चाहिए, मुझे बस डिसअपीयरेंस चाहिए यार। रेट तो दे नहीं रखा है यहाँ पे, अगर रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा होता तो कुछ अलग बात होती। यहाँ तो केवल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस चाहिए। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस चाहिए मतलब माइनस डेल्टा I माइनस बाई डेल्टा टी चाहिए, ठीक है। माइनस डेल्टा I माइनस बाई डेल्टा टी चाहिए आपको। ये चीज अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इसका कंसंट्रेशन कितना चेंज हो रहा है। कंसंट्रेशन जो है वो शुरुआत में जो दे रखा है वो 0.25 दे रखा है, बाद में जो दे रखा है वो दे रखा है 0.23। तो ऐसा करें कि I माइनस का कंसंट्रेशन जो है वो फाइनल देख लें, ठीक है, माइनस I माइनस का जो कंसंट्रेशन है वो इनिशियल देख लें और इसमें जो टाइम लगा वो 10 मिनट लगा, 10 मिनट लगा। तो ये वैल्यू जो होगी ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.23 माइनस 0.25 बाई 10 एंड दिस इज माइनस 0.02 अपॉन 10 और ये वैल्यू जो आप निकाल करके देखोगे दिस वैल्यू इज 0.002 एंड दिस इज मोल पर लीटर पर मिनट। ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये हो गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अब देख रहे हो कि भाई जो डिसअपीयरेंस इसका वैल्यू निगेटिव आ रहा है, यहाँ पे निगेटिव आ रहा है। ओके, तो ऐसे में लिख सकते हैं आप, ये जो वैल्यू आप निगेटिव कर रहे हो यहाँ पे, ये जो निगेटिव कर रहे हो तो यहाँ पे आप माइनस डेल्टा I माइनस का कंसंट्रेशन बाय डेल्टा टी, सॉरी dt नहीं, इट्स डेल्टा टी, डेल्टा टी जो है डेल्टा टी है, ये अब आप कर सकते हो 0.002 मोल पर लीटर पर मिनट। भाई सिंपल सा कैलकुलेशन था। ये हो गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अब अपीयरेंस ऑफ I2 चाहिए आपको। तो अपीयरेंस ऑफ I2 के लिए क्या करोगे आप, ये वैल्यू आपकी गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, आप यहां लिख सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/2 एंड दिस इज योर -1/2। ये लिखा जा सकता है I माइनस का कंसंट्रेशन बाई डेल्टा टी, और इसके लिए लिखा जा सकता है प्लस डेल्टा I माइनस का कंसंट्रेशन, ठीक है, डेल्टा I माइनस का कंसंट्रेशन, ठीक है। यहां पे डेल्टा करो आप, डेल्टा I2 का कंसंट्रेशन बाय डेल्टा टी, I2 का कंसंट्रेशन बाय डेल्टा टी लिखा जा सकता है, ठीक है। I2 का कंसंट्रेशन बाय डेल्टा टी। ओके, तो
सॉल्व इट, इसको सॉल्व करते हैं, या इसको डी के टर्म में भी कर सकते हो यार, डेल्टा I2 का कंसंट्रेशन बाय डेल्टा टी। चलो यार, ये रेट ऑफ रिएक्शन से हमें मतलब नहीं है, ये वैल्यू हम जान चुके हैं, तो प्लस डेल्टा I2 का कंसंट्रेशन बाय डेल्टा टी अगर निकालना हो तो आप ये जो वैल्यू आप ला चुके हो, कितनी वैल्यू ला चुके हो, 0.002 मोल पर लीटर पर मिनट, उसको केवल 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो दिस इज 0.002 बाई 2 और ये वैल्यू हो गई 0.001, ठीक है, मोल पर लीटर एंड पर मिनट। वेरी सिंपल। ओके, एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार आप इसको देख लो क्या करना है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये एक्सप्रेशन ऑफ रेट से रिलेटेड क्वेश्चन था। नाउ अब जरा देखते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन या रेट कांस्टेंट क्या होता है और कैसे हम लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू रेट ऑफ रिएक्शन को लिख पाते हैं। रेट कांस्टेंट क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है। Let us see law of mass action. Law of mass action. ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन पे आते हैं और देखते हैं कि इससे आप कैसे किसी रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हो। ऑर्डर क्या है, मॉलिक्युलरिटी क्या है, तो ये ऑर्डर के बारे में कैसे आप जान पाओगे। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, जैसे यार ये मान ले कि ये एक प्रोडक्ट हो गया ए दैट गिव्स बी, ओके, और इसके लिए मुझे लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करना है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट raised to the power equal to coefficient। इसे प्रोडक्ट से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। आप केवल और केवल बात करो इसके रिएक्टेंट की बात करो। तो अगर ये दे रखा है 2A that gives प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब नहीं होता, और इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A to the power 2, ठीक है। ये लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग। अब ये दे रखा है 2A प्लस बी एंड दैट गिव्स प्रोडक्ट, अगर ये ऐसा दे रखा है, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो कैसे लिखोगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A to the power 2 एंड B to the power 1। इस तरीके से आप लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई कर सकते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए। तो यहां कहा जा सकता है कि A के टर्म में ये सेकेंड ऑर्डर है, बी के टर्म में ये फर्स्ट ऑर्डर है, ओवरऑल ये थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन बनता है, बन सकता है, जरूरी नहीं है, बिकॉज ये पूरी तरह से इसके मैकेनिज्म पे डिपेंड करेगा। अभी मैंने आपको ऑर्डर नहीं बताया है, मॉलिक्युलरिटी नहीं बताया है, मैं मान के चल रहा हूँ। ऐसे तो ये बेसिकली जो रिपीटर्स होते हैं ये बच्चे सारी बात जानते हैं, इनको किसी ना किसी वैसे टर्म से, वैसे चीज़ों से रिलेट करके पढ़ाया जाए जो कि लर्न थ्रू क्वेश्चन से अगर पढ़ाया जाए तो डेट विल बी द बेटर वन। चलिए देखते हैं कि इसके लिए क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं यहाँ पे कि क्या क्या आपके पास डिफरेंसेस हो सकता है। कोलिजन थ्योरी क्या है, और कोलिजन थ्योरी के साथ साथ हम लोग बैरियर्स की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा हम देख लें कि कौन कौन सा फैक्टर होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। पहले उससे देख लेते हैं, ठीक है। चलो यार, यहाँ पे एक छोटी सी बात देख ही लें कि जो आपने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या दोगे? K to A to the power 2 and B to the power 1, ठीक है। तो इससे हम क्या कहेंगे? दिस इज नोन एज रेट कांस्टेंट, और इसी को आप वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं,
वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। तो ऐसे आप इसके यूनिट्स के बारे में जानते हो कि यूनिट्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है। इट कैन बी वेल नोन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है। ठीक है, लेट अस सी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। Now coming to the factors affecting rate of reaction, पहला फैक्टर क्या हो सकता है। अगर कोई रिएक्शन गैसेस फेज में हो रहा हो, कोई रिएक्शन अगर लिक्विड फेज में हो रहा हो और कोई रिएक्शन अगर सॉलिड फेज में हो रहा हो, तो आप किस रिएक्शन को कहेंगे कि ये जो रिएक्शन है इसका रेट फास्ट है, या इस रिएक्शन का रेट स्लो है। तो ये कैसे फाइंड आउट करोगे कि विच इज द फास्ट रिएक्शन एंड विच इज द स्लो रिएक्शन। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में फिजिकल स्टेट की बात कर सकते हैं कि फिजिकल स्टेट क्या क्या हो सकता है। दैट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, दिस इज द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो आप क्या देखोगे यार कि जो गैसियस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में जो रिएक्शन है वो काफी फास्ट हो रहा है लिक्विड स्टेट के कंपैरिजन में एंड देन सॉलिड स्टेट के कंपैरिजन में। ठीक है, rate of reaction is much faster in the gaseous phase in comparison to liquid phase in comparison to solid phase. ओके, ये बहुत सी सिंपल सी बात है। गैसेस में क्या होता है ना कि मॉलिक्यूल जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, उसके लिए कोई भी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कोलिजन थ्योरी कहती है। जितना ज़्यादा रेट ऑफ कोलिजन होगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ये कहा जा सकता है कि जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। दिस इज व्हाट z, इसे हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि दिस इज द नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम में जो नंबर ऑफ कोलिजन हो पा रहा है उसी को कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फाइनली हमारे पास जो आता है R इज इक्वल टू एफ जेड। यहाँ पे ये जो है आपका F जो है कह सकते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फैक्टर। तो ऐसे में कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है, रेट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और F जो है यहाँ पे कांस्टेंट के तौर पे लिया जा रहा है। तो गैसेस फेज जो आप ले रहे हो उसमें मॉलिक्यूल्स जो है रैंडमली मूव कर रहा है, रैंडमली एक दूसरे से कोलाइड कर रहा है, तो प्रोडक्ट बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और फास्टर प्रोडक्ट की आप बात सोच सकते हो। अगर सॉलिड स्टेट में है तो सॉलिड स्टेट में आप जानते हो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स गैप नहीं है, देयर इज नॉट द गैप। तो पहले उसके बॉन्ड को क्लिफ करना होगा, क्लिफ करने के बाद वो फर्दर मॉलिक्यूल्स आपस में दूसरे से रिएक्ट कर सकते हैं, दूसरे से कोलाइड कर सकते हैं। तो दिस वे द रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो गैसेस फेज में फास्टर होगा, उसके बाद। ठीक है, तो ये पहली बात। दूसरी बात है पार्टिकल का साइज। जो पार्टिकल का साइज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पार्टिकल का साइज अगर आपने कोई लंप ले रखा है, लंप मतलब एक तरह से कह सकते हैं सॉलिड मास ले रखा है, और अब उसके बीच जो है रिएक्शंस करवा रहे हो, तो वो रिएक्शन जो है काफ़ी स्लो होगा इन कंपैरिजन टू अगर आपने उसको पोलराइज कर रखा है, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है काफ़ी फास्ट हो जाता है, बिकॉज हम कह सकते हैं कि उसके एक्टिव साइट्स जो हैं ओपन हैं, और कोई भी रिएक्टेंट उसके एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट जो है वो रिएक्टेंट उसके एक्टिव साइट से कंबाइन करके और फाइनली जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। ये चीज़ हो गई अगर पार्टिकल का साइज काफ़ी छोटा है तो। ठीक है, पाउडर फॉर्म में हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म ही आपने ले रखा है, लेकिन एक पाउडर फॉर्म ले रखा है, एक लंप ले रखा है, तो पाउडर फॉर्म में रिएक्शन काफ़ी
फास्ट होने जा रहा है। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ये आते हैं कि केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट। केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट भी देख लें कि केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट कैसे इफेक्ट करता है। नाउ केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट का केमिकल नेचर, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो केवल और केवल रिएक्टेंट के नेचर पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए केवल और केवल जो बात की जा रही है वो रिएक्टेंट को लेकर बात की जा रही है। तो यहां हमारे पास एक रिएक्शन है 2NO प्लस O2, ये गैसियस फेज है, दिस इज ऑल्सो गैसियस फेज एंड दिस इज गिविंग 2NO2 गैसियस फेज। ठीक है, तो अब ये बताओ CH4 इज देयर गैसियस फेज में प्लस O2 गैसियस फेज में एंड दिस इज CO2 गैसियस फेज प्लस 2H2O, दिस इज लिक्विड फेज। तो फर्स्ट रिएक्शन, अगर हम फर्स्ट रिएक्शन देखें और सेकेंड रिएक्शन देखें तो फर्स्ट रिएक्शन इज फास्टर देन द सेकेंड, बिकॉज ऐसा क्यों है कि फर्स्ट रिएक्शन फास्टर है सेकेंड के कंपैरिजन में। ठीक है, क्या फर्स्ट रिएक्शन फास्टर है सेकेंड के कंपैरिजन में या क्या होने जा रहा है यहां पे? आप जरा इसको डिसाइड करके बताओ क्या होने जा रहा है। लेट अस सी, अब सोच रहे होगे कि भाई ये जो फर्स्ट रिएक्शन है वो फास्टर कैसे हो गया। अब यहां पे सोचो कि ये ऑक्सीजन आपने कॉमन ले रखा है। ठीक है, ऑक्सीजन आपने कॉमन ले रखा है, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्रॉब्लम कहां पे, यहां 2O2 ले लो, आप 2 मोल ले रखा है आपने केवल। तो ऐसे में अगर आप इस रिएक्टेंट की बात करें ऑक्सीजन, तो यहां पे आपको कितने बॉन्ड ब्रेक करने को कहा जा रहा है? ये 4 बॉन्ड ब्रेक होंगे, लेकिन NO में देखा जाए तो ये केवल बॉन्ड ब्रेक होगा। तो NO बॉन्ड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है 3 बॉन्ड है, और जबकि कार्बन और हाइड्रोजन में मीथेन के अंदर 4 बॉन्ड क्लिप किया जा रहा है। तो विच रिएक्शन इज गोइंग टू बी फास्टर, किसका बॉन्ड का क्लीवेज जितना आसानी से जितना फास्ट होगा वो रिएक्शन उतना ही ज़्यादा फास्ट होने जा रहा है। तो दिस इज गोइंग टू द फास्ट रिएक्शन, ये रिएक्शन जो है फास्ट होगा एंड दिस रिएक्शन इज गोइंग टू बी स्लो। तो ये क्लियर है कि मीथेन के अंदर 4 बॉन्ड तोड़ा जा रहा है, जबकि NO के अंदर 3 ही बॉन्ड तोड़ा जा रहा है। इसी कारण फर्स्ट रिएक्शन जो है वो फास्ट हो गया और सेकेंड रिएक्शन जो है वो स्लो हो गया। तो ये बात हो गई यहाँ पे। अब जरा देखें कि हमारे पास दूसरा क्या है। ओके, तो लेट अस सी कि तीसरे और चौथे में हमारे पास एक और रिएक्शन दे रखा है कि थर्ड एंड फोर्थ में देखा जाए कि ये रिएक्शन और ये रिएक्शन में कौन सा फास्ट रिएक्शन है। चलिए, ये है रिएक्शन 2NO गैसेस फेज में प्लस O2। ठीक है, एंड दिस इज गिविंग 2NO2 गैसेस फेज में दे रहा है, और यहां पे 2CO गैसेस फेज में प्लस O2 गैसेस फेज में, दैट गिव्स 2CO2 गैसेस फेज में। ठीक है, मेरे को ये बताओ कि इस दोनों में से कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा, कौन सा रिएक्शन स्लो होगा। अब भाई इसका अगर हम बॉन्ड ऑर्डर देखें तो ये बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आएगा। ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन तो दोनों में है, और इस CO में अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर देखें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। तो डेफिनेटली ऊपर के बॉन्ड को तोड़ना ज़्यादा आसान है नीचे के कंपैरिजन में। CO के कंपैरिजन में NO का बॉन्ड इजीली क्लिप हो सकता है, और यही रीज़न है कि बॉन्ड जितनी जल्दी टूटे रिएक्शन उतनी फास्ट होगा। तो दिस इज गोइंग टू बी फास्ट एंड दिस इज गोइंग टू बी स्लो। ये स्लो होगा और ऊपर का रिएक्शन फास्ट होगा। तो इस तरीके से भी ये भी एक फैक्टर होता है बॉन्ड के क्लीवेज। बॉन्ड का क्लीवेज भी एक फैक्टर होता है रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सा रिएक्शन फास्ट होना है, कौन सा रिएक्शन स्लो होना है। तो दिस इज द थर्ड फैक्टर विच इज गोइंग टू अफेक्ट हियर। तीसरा फैक्टर क्लियर हो गया। नाउ अब जरा देखें भाई जो इसके बाद का फैक्टर है वो क्या है। द नेक्स्ट फैक्टर इज योर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है, लेट अस सी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हाउ टेम्परेचर इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट।
नाउ टेम्परेचर, तीसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर, हाउ द टेम्परेचर इज गोइंग टू अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, किस तरह से अफेक्ट करेगा। इसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन होता है जिसे हम कहते हैं, द इक्वेशन इज नोन एज आर्हेनियस इक्वेशन। देखिए आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, ये आर्हेनियस इक्वेशन जो है, दिस इज K इज इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA बाई RT। अब इससे पता नहीं चल रहा है, ये तो बाबू ये जब समझ रहे हो ये रेट कांस्टेंट है, दिस इज रेट कांस्टेंट, ये रेट कांस्टेंट है, और ये जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी है, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है उसे तुम देखेंगे, इससे पहले जरा देखें कि इस रिलेशन से क्या हमें ये पता चल पा रहा है कि टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करने जा रहा है रेट कांस्टेंट K को, क्योंकि रेट कांस्टेंट K रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर रेट कांस्टेंट अफेक्टेड होगा तो डेफिनेटली रेट ऑफ रिएक्शन भी अफेक्टेड होगा। तो इस इक्वेशन को कहा जाता है आर्हेनियस इक्वेशन। लेट अस सी, इसको जरा डिटेल में देखें, और सबसे पहले हम जरा एक्टिवेशन एनर्जी को जानना चाहेंगे कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या है। लेट अस सी एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, देखिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। एक्टिवेशन एनर्जी को आप कह सकते हो कि दिस इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक्स्ट्रा amount of energy required by the reactant to achieve threshold energy level so that conversion into product becomes easy, so that the reactant get converted into product, convert into product, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये किसको चाहिए, ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी ये चाहिए रिएक्टेंट को, ताकि ये एक एनर्जी लेवल को अचीव कर सके जिसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल। और जब तक रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड के एनर्जी को अचीव नहीं करती तब तक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। तो ये थ्रेशोल्ड की एनर्जी को अचीव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक मैं डायग्राम आपको प्लॉट करके दिखा रहा हूँ कि एक्टिवेशन एनर्जी है क्या। ये एक डायग्राम है, हियर इज योर एनर्जी, ये एनर्जी है, एंड दिस इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, या टाइम कह सकते हो, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और ये ग्राफ बेटा कुछ ऐसा जा रहा है, और मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें जो है एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, और फाइनली ये भी जानना चाह रहा हूं कि ये किस तरह के रिएक्शन का ग्राफ है, ठीक है। तो इस ग्राफ को समझने के लिए यहां पे आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, देखिए दिस इज, ये रिएक्टेंट है, चलो यार यहां पे रिएक्टेंट ले लिया, ठीक है, और ये क्या है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट की एनर्जी आप देख रहे हो कि दिस इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक, और ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है। तो अगर आप यहाँ पे मैं ये जो वैल्यू दे रहा हूँ, ये वैल्यू जो दे रहा हूँ, ये हमने ऐसे दे दिया डेल्टा एच, और ये हो गई एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या ऐसे लिखा जा सकता है, ई आर प्लस डेल्टा एच इक्वल टू ई पी। अब आप देख रहे हो कि इस रिएक्शन में जो है डेल्टा एच रिएक्टेंट की तरफ ऐड हो रहा है, तो रिएक्शन का नेचर कैसा हो जाएगा, जो रिएक्शन का नेचर हो जाएगा ये हो जाएगा एंडोथर्मिक। इसका मतलब ये जो ग्राफ आपने प्लॉट किया है, ये जो हमने जो प्लॉट किया है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। दिस इज द ग्राफ ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके। एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज यहां पे ये क्या आ सकता है कि रिएक्टेंट के पास पहले से कितनी एनर्जी है, ER है, और इससे और कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ये है ET। ET का मतलब
थ्रेशोल्ड एनर्जी, दिस इज योर थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड तक पहुंचनी चाहिए, उतनी इसकी एनर्जी होनी चाहिए, तभी जाकर के ये पिक ऑफ द कर्व पे पहुंचेगा और धीरे से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आप बताओ कि ये ER है, तो इसे और कितना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यहां से लेकर के यहां तक। दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। तो कैन वी राइट हियर ER प्लस EA इक्वल टू ET लिखा जा सकता है। ER प्लस EA इक्वल टू ET, तो EA की वैल्यू कितनी हो गई, EA इक्वल टू ET माइनस ER। ओके, तो इसे कहा जा सकता है इस तरह से कि रिएक्टेंट के पास अपने जो पहले से कुछ जो एनर्जी थी वो रिएक्टेंट की एनर्जी ER से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, इसको और कितना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए EA के बराबर, ताकि ये किसको अचीव कर सके, थ्रेशोल्ड को अचीव कर सके। और थ्रेशोल्ड को जैसे रिएक्टेंट की एनर्जी अचीव होगी, अब वो तुरंत प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी एग्जैक्टली। अब साथ ही साथ ये ग्राफ भी हो गया, और ये ग्राफ को हम कह सकते हैं कि अगर ये रिएक्शन है, और इसे कह सकते हैं कि ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड का ग्राफ है। जब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा हो, इसको मान लो कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, दोनों डायरेक्शन में बाई डायरेक्शनल रिएक्शन हो रहा है, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी हो गई, और ये जो है ये बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी हो गई। तो इस दोनों में आपको क्या लगता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट है या बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट है? कौन सा फास्ट होने जा रहा है, कौन सा स्लो होने जा रहा है? ये रिएक्टेंट है, दिस इज योर रिएक्टेंट एंड दिस इज योर प्रोडक्ट, और इसको मान लें यार K1 मान लें और इसको K2 मान लें। अब बताओ क्या होने जा रहा है? द फॉरवर्ड रिएक्शन इज गोइंग टू बी फास्ट और द बैकवर्ड रिएक्शन इज गोइंग टू बी फास्ट। एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो रिएक्टेंट की ज्यादा है, ठीक है, और प्रोडक्ट की कम है। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, कैसा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? ये रिएक्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही स्लो होता है। स्लो रिएक्शंस के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा, तो रेट ऑफ रिएक्शन लो, और ये हो जाएगा स्लो रिएक्शन, ठीक है। द रिएक्शन इज गोइंग टू बी स्लो अगर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा हो गई, और यही अगर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो गई तो रिएक्शन फास्ट रिएक्शन हो जाएगा। रिएक्शन कैसा हो जाएगा? फास्ट रिएक्शन हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जितनी कम होगी, रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। तो ऐसे में ये फॉरवर्ड है, मतलब कह सकते हैं कि रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट इज कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट। इस केस में K1 जो है रेट ऑफ रिएक्शन से लिंक्ड है। K1 की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड ज्यादा है। K2 की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब रेट ऑफ बैकवर्ड ज्यादा है, रिएक्शन ज्यादा है। तो यहां पे क्या देख रहे हो कि ये जो K2 की वैल्यू है वो K1 से ज्यादा दिख रही है। क्यों? ऐसा इसलिए कि स्लो रिएक्शंस के लिए K की वैल्यू कम होगी और फास्ट रिएक्शन के लिए K की वैल्यू ज्यादा होगी। ये सारी की सारी बातें यहां से रिलेटेड है, पूरी तरह से रिलेटेड है यहां पे। क्लियर? ठीक है। तो एक चीज तो यहां से समझ में आ रहा है कि ये जो है प्रोडक्ट का कन्वर्जन रिएक्टेंट के लिए इसको कम एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है, और रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट के लिए इसको ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है। तो प्रोडक्ट का कन्वर्जन रिएक्टेंट में आसानी से हो जाएगा, और ये जो ग्राफ है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है, ठीक है। अगर यही ग्राफ मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए करूं तो भी किया जा सकता है। लेट्स सी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे। लेट अस से ये अब मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, आप आइडेंटिफाई करो। यहां पे ये हो गया एनर्जी, दिस इज योर टाइम, एंड द ग्राफ इज लाइक दिस। देखते हैं, ठीक है। दिस इज योर ER एंड दिस इज योर EP एंड दिस मच इज योर डेल्टा H, ठीक है। ये रिएक्टेंट हो गया, ये हो गया प्रोडक्ट,
एंड दिस द पिक ऑफ द कर्व जो है ये थ्रेशोल्ड एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है। एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो गई, ये हो गई इसकी एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, दिस इज EA फॉरवर्ड एंड दिस इज EA बैकवर्ड, EA बैकवर्ड। अब इसके ग्राफ को देखना है तो देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए कैन वी राइट हियर ER इज इक्वल टू EP प्लस डेल्टा H। क्या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन को इंडिकेट कर रहा है? ठीक है, दूसरी चीज अगर EF डेल्टा H इज इक्वल टू EF फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड भी लिखते हैं, EF फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड भी लिखते हैं, तो फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी जो देख रहे हो आप वो कम है बैकवर्ड एनर्जी की एक्टिवेशन एनर्जी से, तो ये वैल्यू निगेटिव होगी। इसका मतलब भी ये एक्सोथर्मिक हो गया। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो भी ग्राफ है उसको आप डेल्टा H इक्वल टू EF फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड करते हो। तो अगर ये नेगेटिव आ गई EF फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड, इसका मतलब रिएक्शन कैसा हो गया, दैट इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। अब अगर इसी रिएक्शन को मैं कर दूं रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट, ओके, तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है फॉरवर्ड छोटा है और बैकवर्ड बड़ा है, तो कह सकते हैं यहाँ पे ये K1 एंड दिस इज K2, K1 इज ग्रेटर देन K2। वाई? बिकॉज ऐसा इसलिए है बिकॉज EA फॉरवर्ड इज लेस देन EA बैकवर्ड। फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम है बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी से। और साथ ही साथ यहाँ पे भी अगर EA प्लस ER, EA प्लस ER इक्वल टू ET करते हैं, देख लो, दिस इज ER प्लस EA इक्वल टू ET। ठीक है, तो यहाँ पे ER बराबर ये EA बराबर कितना हो जाएगा, EA इक्वल टू अगेन ET माइनस ER, जो कि वहां पे जो आपको मिला था एग्जैक्टली वही चीज यहाँ भी आप पा रहे हो। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में आप जान गए। एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो स्लो रिएक्शंस होते हैं उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है और जो फास्ट रिएक्शंस होते हैं उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। अब मैं आपको एग्जैक्टली बता दूं, एक्टिवेशन एनर्जी जो है अगर ज़्यादा हुई तो K जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और K जो है ये टेम्परेचर से रिलेटेड है, अभी मैं बताऊंगा कि टेम्परेचर से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर के घटने से K घटता है। अभी मैं सीधे इसके रिजल्ट दिखा रहा हूं, बाद में मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा आर्हेनियस इक्वेशन से। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे यहाँ तक। तो आज जो है क्वेश्चंस बेस्ड क्वेश्चन का डिस्कशन नेक्स्ट आपको जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं यहाँ पे जरूर डिस्कस करूँगा। ये फास्ट ट्रैक है। फास्ट ट्रैक का मतलब क्या है कि खासकर ये रिपीटर्स के बच्चों के लिए केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर बताया जा रहा है, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी अ फास्ट वन। ठीक है, और ऐसे भी बच्चे ये सारा कुछ पहले से जानते होंगे। तो अब जो फोकस करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में विल जस्ट फोकस ऑन द न्यूमेरिकल पार्ट पे फोकस होगा। कहीं ना कहीं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को देखेंगे और खासकर मैकेनिज्म पार्ट को भी देखेंगे कि कहीं कहीं क्या होता है कि जो मॉलिक्युलैरिटी है वो एग्जैक्टली ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बराबर नहीं होती। तो एग्जैक्टली बराबर नहीं होती, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैकेनिज्म पार्ट जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसकी बात होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात होगी, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात होगी, और साथ ही साथ इंटीग्रेटेड रेट लॉ, कैसे हम इसके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड है, अगर नहीं रिक्वायर्ड है फिर भी इसके क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग इसको देख लेंगे, और बाकी सारी बातें। ठीक है, तो मैंने कोशिश करी है कि थोड़ा फास्ट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि थ्योरी जो है वो जानते रहते हैं, पहले से जानते रहते हैं, उनको कुछ नया चाहिए होता है, खासकर रिपीटर के बच्चों को कुछ नया चाहिए होता है। ये बातें मैक्सिमम बच्चों के लिए नहीं होती, लेकिन कुछ ही बच्चे जो हैं जो इन वीडियोस को देखते हैं और बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ देखते हैं, तो उन्हें कुछ अलग मिलना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ पूरा का पूरा एंटायर चीज सब कुछ इसके अंदर सारे कंटेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द जस्ट द कंटेंट्स विच आई हैव डिलीवर्ड टू यू, कि ये चीज़ अब नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में, बहुत सारे क्वेश्चंस के फॉर्म में इसको दिया जाएगा। ठीक है, तो भी लास्टली आपसे मैं एक बात जरूर कहूँगा कि वीडियोस को
एक बार शेयर कर दो, शेयर जरूर करा करो। पर्पस आप खुद जानते हो, आप खुद समझदार हो शेयरिंग क्यों करनी है। शेयरिंग का पर्पस ये नहीं होता है यार कि शेयरिंग का पर्पस ये होता है कि ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिले, ठीक है। ऑल दो बच्चे तो अलग अलग प्लेटफॉर्म से पढ़ाई कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा कि एक प्लेटफॉर्म पे जो पढ़ाई होती है दूसरे प्लेटफॉर्म से थोड़ी अलग होती है, और सबका अपना अपना मेथोडोलॉजी होता है, अपना अपना तरीका होता है लेक्चर डिलीवर करने का। सभी के लेक्चर्स डिलीवर्ड एक जैसे नहीं होते। कुछ यूज़ करते हैं स्मार्ट बोर्ड, ठीक है, बोर्ड यूज़ करते हैं, क्वेश्चंस डायरेक्टली जो है बोर्ड पे चलाता है। यार मैंने जो क्वेश्चन को लिखा बोर्ड पे, उसमें जो एफर्ट्स लगाया, उसको जो जितनी बार मैंने बोला, तो ये बच्चों के दिमाग में सीधे जा रही है। और जो क्वेश्चन रिफ्लेक्ट हो गया, लंबे लंबे क्वेश्चंस आपने रिफ्लेक्ट कर दिया इस बोर्ड पे, फिर अब उसके प्रोसीजर को बता रहे हो कि ये ऐसे बना रहे हैं, और सब कुछ लगातार जो है रैंडमली जो है उस बोर्ड पे आता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि दैट इज़ द मॉडर्न अप्रोच ऑफ टीचिंग एंड दिस इज़ द क्लासिकल अप्रोच ऑफ टीचिंग। दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये जाता है, ये बच्चों के दिमाग में जाता है। क्यों? क्योंकि मैं इसको बोर्ड पे लिख रहा हूँ, मैं भी एफर्ट्स कर रहा हूँ, और आप भी इस वीडियोस को देख रहे हो तो आप भी एफर्ट्स कर रहे हो, ठीक है। आप भी देख रहे हो लगातार, इसके बाद ये लाइन, इसके बाद ये लाइन, इसके बाद ये लाइन, ठीक है। और धीरे धीरे ये सारी बातें आपके दिमाग में जा रही है कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में करना क्या है। मैं नहीं बोलना चाह रहा इसमें, बाकी को कुछ भी नहीं बोलना चाह रहा है यार। मैं बस इतना चाह रहा हूँ कि आप बस पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें, ठीक है। शेयर करें, वीडियोस को जरूर शेयर करें इफ़ यू लाइक, ठीक है। शेयर करें, और साथ ही साथ एक चीज़ है कि वीडियोस तो आती रहती हैं, इसका एक नोटिफिकेशन भी मिलना चाहिए टाइम टू टाइम नए बच्चों के लिए। जो बच्चे नए इस वीडियोस को देखते हैं उनके लिए भी मैं एक बात बोलूँ, शेयर करने के साथ साथ इसकी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, इसके लिए क्लिक, एक आइकॉन्स होता है उस पर क्लिक कर दें, ठीक है। और फाइनली आज की क्लास मैं यहीं पे फिनिश करूँ, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियोस के साथ। थैंक यू।